मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर वीडियो एंड दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्रॉन्ज आर्ट इन इंडिया। उसके बाद एक मून शॉट प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ बात करनी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द लॉज ऑफ द सीज, तो उसके ऊपर यूएन क्लॉज के ऊपर कुछ बात करेंगे। प्रोजेक्ट हनुमान करके अभी शुरू हुआ है। और लास्ट कुछ बातें चलेगी अबाउट गुलिस्तान पैलेस। तो वन बाय वन करते हैं शुरुआत। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज अबाउट द ब्रॉन्ज आर्ट इन इंडिया। अब देखिए इंडिया के अंदर ब्रॉन्ज आर्ट के ऊपर यहाँ पे अभी भी सबसे पहले देखते हैं कि कंटेक्स्ट में है क्या, उसके बाद वहां पे धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। अब देखिए The Ashmolean Museum, that is Oxford, is said to return a 16th century bronze idol of Saint Tirumankai Alvar. After the research indicated it was photographed in 1957 at, और ये वाली जो प्लेस है उसका नाम आप ध्यान में रखना है, दैट इज सौंदराज पेरुमल टेम्पल। सौंदराज पेरुमल टेम्पल, that is at Thadikombu, which is in Tamil Nadu, and later replaced by a replica. तो रिसेंटली हमें 16th सेंचुरी की एक ब्रॉन्ज आइडल, किसकी, तो बोले संत तिरुमणकाई अलवार की, वहां पे रिटर्न करने की कुछ बातें हैं। और वहीं से ये वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कंटेक्स्ट में है। एक तो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि ये वाली जो आइडल थी वो बेसिकली कहां पे फोटोग्राफ्ड हुई, एट सौंदराज पेरुमल टेम्पल विच इज इट एट थाड़ीकोम्बू इन तमिलनाडु। अगर हम बात करें इंडिया के ब्रॉन्ज आर्ट के ऊपर, तो हमारे जो ब्रॉन्ज आर्ट है वो बेसिकली किसकी बातें करता है, तो वहां पे एक तो हमें स्कल्पचर्स वगैरह जो बनाते हैं तो उसके ऊपर कुछ बातें हैं। और साथ साथ हम जो रिचुअल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं मेड फ्रॉम द कॉपर बेस्ड एलॉयज, दैट इज ब्रॉन्ज और ब्रास। स्पेसिफिकली अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पे जो पंचलोहा ट्रेडिशन है तो वहां उसके अंदर आपको ये वाली चीज मिलती है। और उसका मेजरली यूज कहां पे होता है, इट इज यूज फॉर वर्शिप आइकन्स एज वेल एज processional deities, lamps, utensils as well as decorative forms। और इसलिए इंडिया में बहुत सालों पहले से, अगर आप इंडस वैली से भी अगर आप बात करें तो आपको ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स और उसका ये पूरा आर्ट यहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो इट इज नॉट जस्ट एन आर्ट ऑब्जेक्ट, इट इज अ काइंड ऑफ लिविंग रिचुअल आइकन्स जो आपको नॉर्मली टेम्पल्स के अंदर, फेस्टिवल्स के अंदर, एक डिवोशनल कल्चर के अंदर आपको पाए जाते हैं। और खास तौर पे अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया के तमिल रीजन के अंदर। टेक्निक कौन सी होती है, तो आपको हिस्ट्री के अंदर ये वाली चीज आती है कि यहाँ पे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, जहां पे हम वैक्स मॉडल का वहां पे यूज करते हैं। सबसे पहले एक वैक्स मॉडल बनाया जाता है, उसके आसपास फिर वहां पे एक मिट्टी का एक लेयर बनाया जाता है और फिर उसी के अंदर वहां पे मेटल जो है उसको भर के उसको ठंडा किया जाता है। लास्ट में इट इज लाइक सेम एज, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा कुछ स्कल्पचर अगर वहां पे बनाना है तो पहले ये पूरा वैक्स का ये पूरा एक मॉडल बनेगा, उसी के आसपास हम मिट्टी का एक लेयर वहां पे बनाएंगे और मिट्टी के लेयर के बाद उसके अंदर वहां पे बेसिकली जो भी मटेरियल है, जो भी मेटल है उसको उसके अंदर रखा जाएगा ताकि जो भी मेटल है वो इसी शेप में वहां पे कन्वर्ट हो जाए। लास्ट में इस मिट्टी को और ये पूरी चीज को गर्म किया जाएगा। जैसे ही वो चीज गर्म हो जाएगी ये पूरा का पूरा उसका जो वैक्स है वो पिघल के नीचे की ओर यहाँ पे घोल रखा जाएगा। पूरा वैक्स जो है वो पिघल के नीचे चला जाएगा और लास्ट में उसके अंदर से जैसे आप वहां से मिट्टी हटाओगे आपको उसके अंदर से आइडल जो है वो बाहर आती मिलेगी। सो दैट इज द होल विच इज नोन एज लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे वैक्स जो है वो लॉस्ट होने वाला है, मतलब वो जो है वो पिघल के बाहर आने वाला है, राइट। वो जो लास्ट पॉइंट होता है दैट इज नोन एज डीवैक्सिंग, जहां पे मोल्ड जो है इट इज हीटेड सो वैक्स मेल्ट्स आउट एंड लिविंग अ कैविटी, राइट। इंपॉर्टेंट ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स की अगर हम बात करें पूरी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, आपको अलग अलग जगह पे ब्रॉन्ज के मॉडल्स या फिर उसके स्कल्पचर मिलता है। तो उसमें अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो मोहेंजोदारो से डांसिंग गर्ल, नृत्य गर्ल की आपको ब्रॉन्ज नृत्य करती हुई ब्रॉन्ज की लड़की की वहां पे जो आइडल मिली है दैट इज इंपॉर्टेंट। दाइमाबाद में से महाराष्ट्र के पास वहां पे आपको ब्रॉन्ज के अलग अलग वहां पे
आपको स्कल्पचर्स और मॉडल्स वगैरह मिले हैं। चोला ब्रॉन्ज, चोल एम्पायर के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो नटराज की जो मूर्त थी, तो वो नटराज की जो फेमस आइडल है वो चोल एम्पायर के टाइम पे मिलती है साउथ इंडिया में, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इवोल्यूशन की बात करें तो शुरुआत में अगर हम हड़प्पन फेज की बात करें, एट दैट टाइम ब्रॉन्ज यूज्ड फॉर टूल्स एज वेल एज फ्यू मास्टर वर्क्स लाइक डांसिंग। लेकिन जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ती गई, अगर हम बात करें हिस्टोरिक क्लासिकल फेज के अंदर, तो वहां पे ब्रॉन्ज जो है वो रिचुअल एंड पोर्टेबल आइकन्स को बनाने में उसका यूज ज्यादातर हुआ, जिसकी वर्शिप की गई, जिसको वहां पे पेट्रोनेज नेटवर्क्स वहां पे मिले। धीरे धीरे अलग अलग इंडिया में उसको डेवलप करने के लिए अलग अलग स्कूल्स वगैरह भी डेवलप हुई, गुप्ता के टाइम पीरियड के अंदर, पाल और सेन के टाइम पीरियड के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्ट में फिर वहां पे आया चोला एम्पायर, और वहां पे चोल एम्पायर ने ब्रॉन्ज को सबसे बेहतरीन तरीके से उनके टेम्पल्स के अंदर उन्हें वहां पे प्लेस किया। सो ब्रॉन्ज बिकेम्स द सुप्रीम टेम्पल मीडियम इन तमिलकम आइकन्स डिजाइंड फॉर प्रोसेशन, पब्लिक दर्शन एज वेल एज फेस्टिवल्स। और लास्ट में अगर हम बात करें तो बहुत से कुछ सेंटर्स लाइक स्वामी मलाई that sustain the hereditary artisan lineages, continuing the lost wax method under the Shilpa decks, linking the craft faith and heritage economies. So that is all about this bronze culture in India. उसके बाद एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करनी है which is known as Moonshot Project। और क्या है ये Moonshot Project? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज IISc, उसने अभी रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च किया है, दैट इज मूनशॉट प्रोजेक्ट। और किसके ऊपर है? ऑन ब्रेन को प्रोसेसर्स इन पार्टनरशिप विद प्रतीक्षा ट्रस्ट। अब एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट किसके ऊपर बात करता है? तो एक एडवांस रिसर्च का इनिशिएटिव है टू डेवलप ब्रेन को प्रोसेसर्स डिवाइसेस दैट इंटरफेस विद द ह्यूमन ब्रेन टू डिकोड द न्यूरल सिग्नल्स, प्रोसेस देम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and stimulate the brain to restore the lost function। So ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के क्रो प्रोसेसर के तरीके से काम करेगा, जो ब्रेन के अंदर वहां पे थोड़ा सा इंटरफियर करेगा और वहां पे ह्यूमन ब्रेन को डिकोड करेगा कि किस तरीके से यहाँ पे न्यूरल सिग्नल्स वगैरह जो है वहां पे भेजे जाते हैं, उसको रिसीव किया जाता है। वहां पे AI का मॉडल्स का वो लोग यूज करेंगे, और जिसका भी ब्रेन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, कुछ फंक्शंस जो है वो धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं, तो जो भी लॉस्ट फंक्शंस है ब्रेन के, उसको रिस्टोर करने में वो ब्रेन को हेल्प करेगा। सो दैट इज द होल मूनशॉट प्रोजेक्ट। इट कंबाइंस द न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज न्यूरोसाइंस एंड बायोइलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारी चीजों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने लॉन्च किया है विच इज फंडेड बाय प्रतीक्षा ट्रस्ट, जो क्रिस गोपाल कृष्णन एंड सुधा गोपाल कृष्णन का एक वहां पे कंबाइनली फंडेड वहां पे है। उसका मेन टारगेट क्या है? टू डेवलप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ब्रेन को प्रोसेसर्स, जो उनके कॉग्निटिव और मोटर फंक्शंस जो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं उसे रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर कहीं पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह है किसी पेशेंट्स के अंदर, तो उसे रिस्टोर करने के लिए वाली चीज बनाई जाएगी। इट इज टू बिल्ड, उसका दूसरा एम क्या है? दैट इज टू बिल्ड इंडिजिनियस न्यूरो टेक्नोलॉजी solutions which are suited for clinical use in India and the other low resource healthcare systems। मेन फीचर्स क्या रहेंगे? तो एक तो यहाँ पे न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर और उसके साथ साथ AI का एल्गोरिदम बनाया जाएगा, साथ साथ क्लोज्ड लूप ब्रेन इंटरफेस वहां पे होगा, इन विच द सिस्टम डिकोड्स द ब्रेन सिग्नल्स, प्रोसेस देम यूजिंग AI, और उसके बाद वहां पे फीडबैक भेजा जाएगा वाया न्यूरल स्टिमुलेशन। इम्प्लांटेबल एंड नॉन इन्वेजिव वर्जन्स उसके डेवलप किए जाएंगे, और नॉन इन्वेजिव इसीलिए रखना पड़ता है ताकि वहां पे कोई काउंटर रिएक्शन ना आए फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन फोकस वहां पे किया जाएगा, क्रिएशन ऑफ न्यूरल डेटा सेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस आर द फीचर ऑफ दिस मूनशॉट प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, दैट इज PD गुरुकुल, विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। हमारी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा के अंदर नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ से जब न्यू बैचेस हो रही है स्टार्ट, स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन UPSC एंड GPSC क्लास 1-2 एग्जाम्स,
और यहाँ पे आपको तीनों मीडियम अवेलेबल मिल जाएंगे, दैट इज अबाउट इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। उसके लिए डेमोज जो है वो अभी शुरू हो चुके हैं, तो अभी खुद को रजिस्टर करवाए डेमो के लिए। उसके लिए आपको बस करना क्या है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन, जहां पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इंग्लिश और गुजराती मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो, सारे मटेरियल्स यहाँ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर्स यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ साथ एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर बैचेस। तो आज ही वहां पे पीडी गुरुकुल को ज्वाइन करें। और साथ साथ एक और चीज भी बता दूं कि ये जो लेक्चर आपके सामने है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी। द नेम ऑफ द चैनल is also mentioned in the description box. You can go there, you can join the channel, and you can download this PDF, which is available in dual languages, right? So it's a bilingual, जहाँ पे आपको इंग्लिश और गुजराती दोनों मिल जाएंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स स्पेसिफिकली गुजराती मीडियम के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये PDF जो है वो आपके लिए भी है। और यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में डेटा मिलेगा, सो आपको अलग से कोई डेटा वगैरह गैदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं यूएन क्लॉज के ऊपर। और अभी क्या है, अभी कंटेक्स्ट में एन इरानियन वॉरशिप जिसका नाम था इरिस देना, इट वाज संक बाय द यूएस सबमरीन ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 एट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से वापस आते टाइम एक ईरानियन वॉरशिप जिसका नाम था आइरिस देना, उसे वहां पे यूएस के सबमरीन के द्वारा वहां पे क्रैश कर दिया गया है। अगर हम बात करें, और वहीं से यूएन क्लॉज जो है, दैट इज कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, उसके कानून, तो समुद्र के कानून जो है वो वहीं से थोड़े से कंटेक्स्ट में आए हैं। यूएन क्लॉज जो है वो एग्जैक्टली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू गवर्न द यूज ऑफ वर्ल्ड्स ओशन एज वेल एज सीज। दुनिया के समुद्र और महासागरों को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई है जिसका नाम है यूएन क्लॉज। और इसीलिए इसे ओशन का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे उसके सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग देश के स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द मैरीटाइम जोन्स उसको वहां पे डिफाइन किया गया है। 1982 में जमाइका से इसको अडॉप्ट किया गया और 1994 से वो वहां पे रेटिफिकेशंस वहां पे इनफ हो चुकी थी। सो उसके बाद वो फाइनली वहां पे एनफोर्समेंट में वहां पे आ चुका है। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन को एड ऑन करके टोटल 168 पार्टीज आर देयर, and major maritime powers like India are the parties, while the US has signed but not ratified the convention. US जो है उसने इस कन्वेंशन को साइन किया है, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मेन उसका टारगेट क्या है कि ओशंस का जो यूजेज है उसको पीसफुल तरीके से वहां पे इंश्योर करना, जितने भी मराइन रिसोर्सेज है उनका इक्विटेबल यूज करना, और साथ साथ जो भी मराइन एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके मैरीटाइम बाउंड्रीज को रेगुलेट करना। और मेन फंक्शन क्या है, एक तो वो मैरीटाइम जोन्स को डिफाइन करते हैं, जहां पे टेरिटोरियल सी क्या होता है, कॉन्टेगियस जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, हाई सीज क्या होता है, तो वो सब यहाँ पे ये लोग डिफाइन करते हैं। नेविगेशन के राइट्स बनाते हैं, रिसोर्सेज गवर्न करने के लिए वहां पे डायरेक्शंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मराइन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और अगर किसी कंट्रीज के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट्स है तो उसको सेटल करने के लिए भी उन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाया है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। तो अगर आप वहां पे जा रहे हो तो फिर आप अपने मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को वहां पे जाके सॉल्व भी कर सकते हैं। प्लस उन्होंने एक इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी भी बनाई है टू रेगुलेट द मिनरल रिसोर्सेज। कौन से वाले एरिया में, वो वाले एरिया में जो आपके नेशनल जुरिस्डिक्शन से बाहर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरनेशनल वाटर्स में से कहीं पे आपको माइनिंग्स करना है, कोई मिनरल्स को निकालना है, तो उन सब के लिए वहां पे एक अथॉरिटी बनाई गई है, दैट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो वहां पे जाके आप वो सब बातें वहां पे कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल वाटर्स की बात करें तो हर एक कंट्री के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को वहां पे डिफाइन किया हुआ है, जो आपकी जो नॉर्मल कोस्टल एरिया है उससे 200 नॉटिकल माइल के बाद वहां पे एंड हो जाता है। सो बेसिकली मान के चलो कि अगर मान के चले कि यहाँ पे इंडिया जो है वो इस तरीके से है, तो इंडिया से 200 नॉटिकल माइल, मतलब अगर फॉर एग्जांपल इतना डिस्टेंस हो रहा है, तो उसके बाद वाला जो भी जोन होगा आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स,
उसे वहां पे इंटरनेशनल वाटर्स बोला जाएगा। ये जो 200 नॉटिकल माइल तक का जो जोन है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बोला जाता है, जहां पे आप माइनिंग्स वगैरह वहां पे आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो जोन है इट इज नोन एज इंटरनेशनल वाटर्स। और अगर हम इंटरनेशनल वाटर्स की बात करें तो वहां पे नेविगेशन जो है उसकी फ्रीडम आपको मिलती है। हर एक कंट्री की कोई भी शिप वगैरह जो है वहां से आराम से वहां से गुजर सकती है, उसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। प्लस एन एयरक्राफ्ट कैन ऑल्सो पास ओवर द हाई सीज विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। Under Article 88 of UN clause, these high seas, that is international waters, must be reserved for peaceful purpose. The latest strike of Sri Lanka has raised the question about the legality of military strikes in the international waters. जो अभी रिसेंटली यूएस ने वहां पे स्ट्राइक किया तो वहां से ये वाला क्वेश्चन अभी उठा है कि क्या ये वाली जो चीज हुई वो सही थी या फिर यहाँ पे कुछ वायलेशन हो रहा है। And a state could use the force in the international waters if it was responding in the self defense. अगर सेल्फ डिफेंस की बात है तो फिर आप अपनी फोर्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। लेकिन लेट्स सी कि यहाँ पे इसके ऊपर क्या बेसिकली वहां पे रिएक्शन उनका लिया जा रहा है। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोजेक्ट हनुमान। प्रोजेक्ट हनुमान क्या है तो उसके ऊपर भी कुछ करते हैं बातें। तो ध्यान रखना है कि कौन सी गवर्नमेंट का ये वाला प्रोजेक्ट था। द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज लॉन्च प्रोजेक्ट हनुमान। और किसके लिए है प्रोजेक्ट हनुमान? फॉर ऑन वाइल्ड लाइफ डे 2026। एग्जैक्टली अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट हनुमान की तो वहां पे उसका फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग द वाइल्ड लाइफ। ओवरऑल वाइल्ड लाइफ को नर्चर करने के लिए कुछ यूनिट्स बनाने की बातें हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट हनुमान, जहां पे उसका जो मेन टारगेट है वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना। सो बेसिकली आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया है, जिसका टारगेट क्या है? तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना, राइट। इट्स अ स्टेट लेवल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन इनिशिएटिव, जिसका मेन टारगेट है रेस्क्यू करना, ट्रीटिंग, रिहेबिलिटेशन एज वेल एज मॉनिटरिंग the wildlife while protecting the communities near the forest. आंध्र प्रदेश ने इसकी करी है शुरुआत to reduce the human wildlife conflict as well as to ensure the coexistence of local communities as well as the wildlife. उसका मेन उनका वहां पे दूसरा एम क्या रहेगा कि भैया हमें रैपिड रिस्पांस को बढ़ाना है, वाइल्ड लाइफ के रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है और एक साइंटिफिक मॉनिटरिंग को प्रोवाइड करवाना है। तो रैपिड रिस्पांस के लिए वो लोग क्या करेंगे? देयर इज अ डिप्लॉयमेंट ऑफ 100 व्हीकल्स फॉर अ क्विक रेस्क्यू एंड मेडिकल एड। 100 वहां पे व्हीकल्स को रखे जाएंगे, साथ साथ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स बनाए जाएंगे। कौन सी प्लेसेस पे ये लोग सेंटर बनाने की बातें कर रहे हैं तो वो प्लेसेस का नाम भी यहाँ पे है। दैट इज फॉर एग्जांपल एक हो गया विशाखापट्टनम के अंदर राजा महेंद्र वर्मन के पास, तिरुपति है, बिरलत है, वगैरह वगैरह। विलेज लेवल के वॉलेंटियर टीम्स बनाई जाएगी जिसका नाम होगा वहां पे वज्रा, दैट इज वाइल्ड लाइफ रक्षक, to handle the snake rescues as well as minor wildlife incidents, और साथ साथ AI based पूरा रहेगा monitoring. So this is all about the new project which is known as Project Hanuman. And the last topic is about गुलिस्तान पैलेस। अगर हम बात करें गुलिस्तान पैलेस के ऊपर तो ये जो गुलिस्तान पैलेस है वो बेसिकली अभी क्यों है न्यूज के अंदर? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि तेहरान के अंदर है, उसे अभी रिसेंटली वहां पे थोड़ा सा सफर वहां पे उन्हें डैमेज हुआ है ड्यू टू दी शॉक वेव्स एंड डेब्रिस फ्रॉम नियर बाय एयर स्ट्राइक्स एमिड एस्केलेटिंग यूएस इजराइल ईरान टेंशंस। बढ़ते हुए यूएस इजराइल और ईरान टेंशन के अंदर नजदीक में हुई एयर स्ट्राइक की वजह से, उसके डेब्रिस और शॉक वेव्स की वजह से तेहरान के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गुलिस्तान पैलेस, वो वहां पे थोड़ी सी डैमेज हुई है। अगर हम बात करें गुलिस्तान पैलेस के अंदर तो एक रॉयल कॉम्प्लेक्स है दैट सर्व्ड एज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ कजार डायनेस्टी एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स इन तेहरान। ये जो पैलेस है उसका ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है
It comprises multiple buildings, halls and museums which reflect a unique blend of Persian architecture along with the European artistic influences. तो एक बहुत ही बढ़िया सा पर्शियन आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखाते हैं। कहाँ पे है? तो ईरान के तेहरान के अंदर, और स्टेटस उसे मिला हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2013। ओरिजिन की अगर हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो बेसिकली देखा जाए तो जो सफाविद एरा था, दैट वाज 16th सेंचुरी, तो वहां पे उनके रॉयल सिटाडेल जो थे वो वहां पे डेवलप हुए। कजार डायनेस्टी, दैट इज फ्रॉम 1794 टू 1925, जब वहां पे वो मेन पावर में आई, दे मेड द तेहरान द कैपिटल एंड अडॉप्टेड गुलिस्तान पैलेस एज द रॉयल रेसिडेंस। रिकंस्ट्रक्शन जो है वो 19th सेंचुरी के अंदर नासिर अल दीन शाह के टाइम पे वहां पे हुआ, और जिसने उस पैलेस को जो अभी रिसेंट उसका जो करंट फॉर्मेट है उसमें वहां पे कन्वर्ट किया। ड्यूरिंग द पल्लवी एरा इट वाज मेनली यूज्ड फॉर द फॉर्मल स्टेट सेरेमनीज इंक्लूडिंग द रॉयल कोरोनेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस गुलिस्तान पैलेस। उसके मेन की फीचर्स क्या है? तो वहां पे 17 के आसपास के स्ट्रक्चर्स है जहां पे पैलेसेस, म्यूजियम, हॉल्स, गार्डन्स, वो सारी चीज वहां पे इंक्लूड है। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड है, इसका ब्लेंड एक यूरोपियन डेकोरेटिव एलिमेंट्स का और साथ साथ पर्शियन आर्किटेक्चर का। उसके मेन स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो एक तो मार्बल थ्रोन है जिसका नाम है तख्ते मरमर, मिरर हॉल है, ब्रिलियंट हॉल है, सलाम हॉल है, डायमंड हॉल, और साथ साथ एडिफिस ऑफ द सन, दैट इज नोन एज शम्स उल इमारे। कल्चरल आर्काइव्स की अगर हम बात करें, द कॉम्प्लेक्स हाउसेस, फोटोग्राफिक आर्काइव्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वहां पे सेरेमोनियल साइट्स भी यहाँ पे है जहां पे रॉयल फंक्शंस होते हैं, कोरोनेशंस वगैरह होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस गुलिस्तान पैलेस विच इज इन तेहरान, विच इज इन ईरान। सो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर्स। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको यहीं पे करेंगे एंड, और ऐसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ कल वापस एक बार करेंगे शुरुआत। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Thank you so much.